मॉर्निंग। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय एवं सीपीएन बेरार महाविद्यालय और नबीरा महाविद्यालय काटोल इनके सहकार्य से राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आभासी तौर पर आयोजित 7 दिवसीय विद्यार्थी विकास कार्यशाला में मैं डॉक्टर सुजाता साखरे, गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 7 दिवसीय कार्यशाला के इस श्रृंखला के 5वें दिन में उपस्थित तीनों महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य और वहां कार्यरत गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर गोकुला भालेराव मैडम और मेरी प्यारी छात्राएं, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय खिलाड़ी बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। खिलाड़ी अपना उच्चतम परफॉर्मेंस देने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उत्तम और उच्च पोषण की भी आवश्यकता रखते हैं। खिलाड़ियों का अगर आहार पोषण युक्त रहा तो वे न्यूट्रिशन के प्रति जागरूकता निर्माण कर सकते हैं। आज इसी विषय से संबंधित चर्चा करने हमें जो वक्ता मिली है उनका मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर गोकुला भालेराव मैडम एसोसिएट प्रोफेसर है, गृह अर्थशास्त्र के विभाग प्रमुख के तौर पर कई सालों से एस गर्ल्स कॉलेज गोंदिया में कार्यरत है। मैडम की नेशनल लेवल की 10 किताबें प्रकाशित है। मैडम एमए में गोल्ड मेडलिस्ट है। इनके 10 के आसपास रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित है। आपने कई सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस अरेंज किए हैं। मैं भालेराव मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी छात्राओं को रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स इस विषय पर मार्गदर्शन करें। गोकुला मैडम। धन्यवाद सुजाता मैडम। सीपीएन बेरार कॉलेज नागपुर, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर तथा नबीरा महाविद्यालय काटोल के संयुक्त तत्वाधान में गृह अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय स्टूडेंट डेवलपमेंट वर्कशॉप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वर्कशॉप के आयोजक सम्माननीय आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद बारहते, डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार एवं डॉक्टर सुनील कुमार नवीन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं कि उन्होंने छात्राओं के विकास हेतु बहुत ही उत्तम कार्यशाला का आयोजन किया है और इसमें मुझे अपने विचार रखने का अवसर देकर मुझे अपना एक बहुमूल्य विचार आप सभी के साथ साझा करने का अवसर दिया है। साथ ही गृह अर्थशास्त्र विभाग की सभी विभाग प्रमुख, प्राध्यापिका प्रेरणा, डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर दमयंती को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में आमंत्रित किया। हमारी आज की कार्यशाला का प्रमुख विषय है करियर पाथ इन न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड वेलनेस और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स में क्या रोल है ये जानने से पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन यानी क्या। न्यूट्रिशन का समानार्थी शब्द हिंदी में पोषण होता है। टर्नर इन्होंने जो पोषण की परिभाषा दी है वह है पोषण उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को संपादन करने के लिए तथा इसके घटकों को पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लाता है। अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझना चाहे तो इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि जो भोजन हम करते हैं वो शरीर में जाकर किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, मतलब द फूड वी ईट एंड हाउ आवर बॉडी यूटिलाइज इट, उसे हम कहते हैं पोषण। अब पोषण को समझ लेने के पश्चात हमारा
नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है स्पोर्ट्स। तो हमें ये समझना है कि स्पोर्ट्स यानी क्या। तो स्पोर्ट्स is a structured form of physical activity. There are teams, coaches, officials and a scoreboard. मतलब शारीरिक गतिविधि की संरचनात्मक प्रकार यानी स्पोर्ट्स है, जिसमें टीम होती है, कोच होता है और इसका एक स्कोर बोर्ड होता है। अब इसको हम विस्तारित रूप से देखेंगे कि न्यूट्रिशन की भूमिका क्या है स्पोर्ट्स में। ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तम पोषण की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। मनुष्य की न्यूट्रिशन की आवश्यकता जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एथलेटिक के सफलता की एक नींव है, वो एक फाउंडेशन का काम करता है। अभी अभी ओलंपिक्स हुए हैं जिसमें हमारे भारत के बहुत से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो इसमें स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन की बहुत अहम भूमिका है। ये जो न्यूट्रिशन है इसमें फाउंडेशन का कार्य करता है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस जब किसी भी एथलीट को देना है तो उसका पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। सही पोषण से जो एथलीट है उसको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और तरल पदार्थ मिलते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परफॉर्मेंस को और उसकी रिकवरी को बनाए रखते हैं और इससे उसको खेलने में बहुत अधिक मदद मिलती है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन में जो जरूरी पोषक घटक है यानी न्यूट्रिएंट्स है, वो होना बहुत जरूरी है। उनका आहार में मतलब एक अगर हम देखें कि जो एक एथलेटिक है उसका आहार कैसा होना चाहिए, तो उसका आहार का सिद्धांत ये है कि उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होना चाहिए, वसा कम होनी चाहिए और प्रोटीन की जो मात्रा है वो मध्यम होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ है जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंतर्गत एक एथलीट ने लेने चाहिए। मैडम जो थर्ड वाली स्लाइड है ना, क्या आहार में ले, वो वाली दिखाइए। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि आहार में क्या लेना चाहिए, ऐसे कौन से घटक है जो जरूरी है, जो आहार में समाविष्ट होने ही चाहिए। इसमें सबसे पहला है एग। जो अंडा होता है उसमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इसीलिए एक स्पोर्ट्समैन ने अपने आहार में अंडे का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसीलिए हमारे आहार में यदि हरी सब्जियों का समावेश होता है तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहती है। तो आहार में हरी सब्जियों का समावेश करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने में, स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसीलिए जो ड्राई फ्रूट्स है जिसमें बादाम, काजू, अखरोट, ये सभी का समावेश एक स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्ति ने अपने आहार में करना चाहिए। नेक्स्ट, मछली। मछली में पाए जाने वाले जो आवश्यक एमिनो एसिड है वो मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ावा देने में और अल्जाइमर जैसे रोगों से बचाने में मदद करते हैं और इसीलिए मछली में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त करने के लिए एथलीट को अपने आहार में मछली का समावेश करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है चिकन। चिकन में हाई प्रोटीन होता है और फैट कम होती है, इसीलिए अगर आहार में चिकन का समावेश किया जाए तो इससे भी स्टेमिना बनाए रखने में मदद मिलती है। ये तो हमने देखा कि एक स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्ति ने अपने आहार में विशेष रूप से किन खाद्य पदार्थों को समाविष्ट करना चाहिए ताकि उसका आहार जो है वो कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण, कम वसा और मध्यम प्रोटीन से परिपूर्ण हो। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है
जिनका यदि वो आहार में समावेश करते हैं तो इससे जो विपरीत परिणाम है वो उनके स्पोर्ट्स पे देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो आहार में नहीं लेने चाहिए। तो ऐसे कौन से पदार्थ है जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंतर्गत नहीं लेने चाहिए, उनको अभी हम समझेंगे। इसमें सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये व्यक्ति की मांसपेशियों को उनकी जो क्षमता है उनको कम करती है और इसीलिए इसका एक नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो इसीलिए अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो मीठे पदार्थ है जिसको हम शुगर कहते हैं, शुगर वाली चीजें। अब शुगर वाली चीजें में जैसी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कैंडीज है, कुकीज है, आइसक्रीम है। ऐसे जो मीठे पदार्थ है, ऐसे मीठे पेय पदार्थ और जो खाद्य पदार्थ है उनका समावेश भी आहार में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तले हुए पदार्थ, ये तो हम सब जानते हैं कि तले हुए पदार्थ किसी के लिए भी उत्तम नहीं है। तो एक स्पोर्ट्स व्यक्ति के लिए भी ये जो तले हुए खाद्य पदार्थ है ये उत्तम नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आहार में तली हुई मछली, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज, तला हुआ पनीर, ऐसे खाद्य पदार्थों को समाविष्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इस कार्यशाला की जो मेन थीम है इसकी ओर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारी कार्यशाला का जो मुख्य विषय है वो है करियर पाथ। मतलब न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, अपना करियर उसमें कैसे बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में करियर कौन सा है, हम क्या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को अपना करियर बना सकते हैं, इसकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप सभी गृह अर्थशास्त्र विषय के छात्राएं हैं और ये विषय, इसका जो स्कोप है वो बहुत एडवांस है और इसका स्कोप ऐसा है कि हम किसी भी फील्ड में इस विषय के माध्यम से एक्स्ट्रा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उसी को हम समझ लेंगे। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में यदि हमें करियर बनाना है तो इसके लिए हमें बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन या फिर इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसके अलावा आप यदि किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेते हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जैसे इग्नू। तो ये इग्नू कोर्स के लिए अगर आप 12वीं पास हो तो 12वीं की पात्रता पे भी आप ये सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो डाइटिशियन का, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, और इसके आधार पर आप अपना करियर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बना सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि स्पोर्ट्स डाइटिशियन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्टेप्स है। तो यहाँ पे स्लाइड में आप कुछ स्टेप्स देख रहे हो, जिसमें सबसे पहली स्टेप है कि बैचलर डिग्री न्यूट्रिशन विषय में प्राप्त करना। न्यूट्रिशन विषय में अगर आपने बैचलर डिग्री प्राप्त की है तो उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस लेना होता है और एक्सपीरियंस लेने के लिए थर्ड स्टेप है कि आपको इंटर्नशिप किसी भी एक एज अ डाइटिशियन इंटर्नशिप किसी भी हॉस्पिटल में या फिर कोई भी ऐसी संस्था जहां पे आपको एलिजिबल सर्टिफिकेट प्राप्त हो इंटर्नशिप का, वो आपको करनी होती है। उसके बाद एक एग्जाम होती है, आरडी की एग्जाम आपको देनी होती है और एग्जाम पास होने के बाद आप इस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस इतना ही है कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना है और आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है इसको प्रारंभ रखना है। तो ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंतर्गत आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो है कि ये जो विषय है, नेक्स्ट स्लाइड, इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से जॉब हमको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डिग्री को लेने के बाद प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी कि हम कौन कौन से जॉब इस बेस पे ले सकते हैं। ये सभी जॉब आप पढ़ सकते हो, ये हमको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डिग्री प्राप्त करने के बाद प्राप्त हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है
व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में, उसके आहार के संबंध में, और आपके भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो। तो आपको अपना करियर अगर इसमें बनाना है तो आप ये जो विषय है इसका चुनाव कर सकते हो। और इसकी जो मतलब सैलरी क्या है, तो हमारे देश में जो एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है उसको 40,000 से 50,000 के बीच मंथली, ये जो एक शुरुआत रेंज जो है इसके बीच की जो पैसा है वो हम अर्न कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का ये विषय मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप वो मुझसे कर सकते हो। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और आयोजकों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है वो साझा कर सकूं। इसके लिए मैं सभी आयोजकों का पुनः धन्यवाद और आभार मानती हूँ। धन्यवाद। मैडम, है कुछ छात्राओं के प्रश्न, मैं पूछ सकती हूँ ना? जी मैडम, जी। थैंक यू मैडम। दयानंद की छात्रा है कुमारी शिवानी बस, इसका प्रश्न है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे जो खिलाड़ी रहते हैं उनके डाइट के प्रति कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए क्या? जी मैडम, जैसे अभी अभी जैसे हमने आपको बताया कि उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसने आहार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से जब कोई स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने आहार की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो उसे ये ध्यान देना है कि कंपटीशन में जाने के पूर्व 3 या 4 घंटे पूर्व वो अपना आहार ले ले, यानी कंपटीशन में जाने के पूर्व उसका जो आहार है वो लेके हो जाना चाहिए 3 से 4 घंटे के पहले। अब बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग आहार नहीं ले पाते हैं 3 से 4 घंटे के पहले, यदि वो आहार नहीं ले पाते हैं तो उन्होंने ये करना चाहिए कि इस दरमियान हल्की फुल्की चीजें जो है, कुछ तरल पदार्थ, इस प्रकार के जो आहार है उनको अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए लेते रहना चाहिए, जो बहुत हल्के हैं और जो कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण है। ये विशेष ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण जो भी खाद्य पदार्थ है यदि वो बीच बीच में लेते रहे, जैसे कि 15 या 20 मिनट के दरमियान, तो ये उनके लिए अच्छा होता है। थैंक यू मैडम। शिवानी को समझ में आ गया होगा, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है हमारी। थैंक यू। दूसरी है मैडम, दूसरा प्रश्न सीपीएन बेरार की छात्रा है भारतीय निम्न सरकार, उसका एक प्रश्न है कि विविध प्रकार की जलवायु में रहने वाली जो खिलाड़ी रहती है उनका डाइट है क्या? बिल्कुल, जैसे विभिन्न देशों के खिलाड़ी, अभी हमने देखा ओलंपिक में बहुत सारे देशों के खिलाड़ी आए थे जिन्होंने खेल खेले। अब ये जिस देश में रहते हैं या जिस प्रदेश में रहते हैं वहां की जलवायु अलग अलग होती है। तो जब हम आहार एवं पोषण विषय का अभ्यास करते हैं तो हमने उसमें ये भी देखा है कि व्यक्ति के जो विविध प्रकार के पोषक घटकों की मांग है वो जलवायु पर भी निर्भर करती है। तो कुछ वैसा ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे विशेष रूप से हमें ये ध्यान में रखना है कि जो खिलाड़ी ठंडे जगह पे रहते हैं, जनरली ये माना जाता है कि ठंडी जगह पे रहने वाले व्यक्तियों ने गर्म पदार्थों को खाना चाहिए और गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों ने ठंडे खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म वातावरण में रहने वाले जो खिलाड़ी है उनको ये ध्यान में रखना है कि गर्म जगह पर ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने की उन्हें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जब ठंडे या गर्म वातावरण में हम रह रहे हैं तो ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने की यदि हम उन्हें सलाह देते हैं तो खास तौर पर ये जो खिलाड़ी है ये ठंडी चीजें खाने से उनके स्वास्थ्य पर इसका दुष्परिणाम होता है। वैसे ही गर्मी में ये जो ठंडे खाद्य पदार्थ है
ये व्यायाम के दौरान उन्हें मदद जरूर करते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्म खाद्य पदार्थ जो है ये एक अच्छा विकल्प उनके लिए होता है। नबीरा महाविद्यालय की हर्षा नासरे का प्रश्न है कि यदि खिलाड़ी वेजिटेरियन है तो उसका डाइट कैसे होना चाहिए? हाँ मैडम, जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो है वो कम मात्रा में होते हैं। ऐसे में अगर आप शाकाहारी लोगों के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कुछ विशेष खाद्य पदार्थ के विकल्प चुने तो ये उनके डाइट को पूर्ण बना सकते हैं। जैसे प्रोटीन, मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के जो अच्छे शाकाहारी स्रोत है वो है नट्स, पीनट बटर, उसके बाद विविध प्रकार की दालें और साबुत अनाज। तो ये हम शाकाहारी जो एथलीट है उसको दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन ये मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। तो ये भी उनको देने के लिए हम जो डाइटरी खाद्य पदार्थ है वो दे सकते हैं। इसके अलावा सोया, चावल, बादाम मिल्क, संतरे का रस, ये सब उनको दिया जा सकता है। हाँ, एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगी मैडम यहाँ पे कि आयरन ये मांसपेशियों के साथ साथ पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। शरीर में आयरन की कमी से जो खिलाड़ी है वो थका हुआ महसूस कर सकता है और इसीलिए थकान से बचने के लिए खिलाड़ी को आयरन से परिपूर्ण आहार लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो अपने आहार में विविध प्रकार के अनाज और जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था जो ड्राई फ्रूट्स है और हरी सब्जियां, गहरे रंग की हरी सब्जियां जो है इसको समावेश कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। मुझे लगता है लड़कियों के प्रश्न खत्म हुए हैं। प्रेरणा मैडम, आभार की तरफ चले कि कुछ और किसी को प्रश्न है पूछने? ठीक है ना मैडम, चलिए। आभार दे दूं? चलिए, हाँ ठीक है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर गोकुला मैडम, आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से इस विषय को हमारी छात्राओं के साथ समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। मैं पुनः आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। तीनों कॉलेज के प्राचार्य जिन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन की हमें परमिशन दी है, मैं उनका भी धन्यवाद मानती हूँ और सभी छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ कि वे बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रही और अंत में कार्यक्रम खत्म हुआ इसकी घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।